हेलो स्टूडेंट्स, आज पढ़ने जा रहे हैं हम वायुमंडलीय दाब। हमारा टॉपिक है वायुमंडलीय दाब। वायुमंडलीय दाब, प्रेशर। देखिए, पहले इसके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करते हैं, फिर इन वायुमंडलीय जो पेटियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम बात करें, जितने भी प्रकार की हम वायुमंडल के अंदर जो मौसमी घटनाएं होती हैं, जिसमें हम आंधी है, तूफान है, चक्रवात है, टेम्परेचर का कम ज़्यादा होना है, ये सारी की सारी मौसमी जो दशाएँ होती हैं तथा जो जलवायुविक जो प्रभाव हैं, जलवायु का जो प्रभाव होता है, वो प्रभाव इनको उत्पन्न करने में किसका हाथ होता है? वायुदाब का हाथ होता है, या वायुमंडलीय जो दाब है उसका हाथ होता है। तो हमें इनको अध्ययन करने के लिए सबसे पहले ये जानना होगा कि जो वायुमंडलीय दाब है वो क्या है, उसका अध्ययन अपने को करना ही पड़ेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है वायुदाब को जानना, जो वायुमंडलीय दाब है उसको जानना। हम कहते हैं कि वायुमंडलीय दाब है क्या, तो यहाँ पर जैसे ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी का क्या है? धरातल है। ये क्या है? धरातल है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? धरातल कहते हैं। इसके ऊपरी भाग में हमने यहाँ पे पढ़ा, ये वायुमंडल है। ये क्या है? वायुमंडल है, पृथ्वी का वायुमंडल है। इस वायुमंडल में हमने कहा कि 3 प्रकार के पदार्थ होते हैं। कौन कौन से? गैस होती है, यहाँ पे जलवाष्प होते हैं, जलवाष्प, और वायव्य कण, धूल के कण जो होते हैं, वायव्य कण होते हैं। ये हमने चर्चा की है। तो हम कहते हैं इस वायुमंडल में जो वायव्य कण है, अगर हम प्रति इकाई सतह को माने, यानी यहाँ से एक इस सतह को माने और ऊपर तक ले जाएं इसको, समझ रहे हो बात? वायुमंडल तक हम इसको यहाँ पर एक स्तंभ के रूप में माने, यहाँ पे एक स्तंभ के रूप में माने, तो प्रति वर्ग इंच जो सतह है, इस सेंटीमीटर जो जगह है, इस जगह में अगर हम देखें तो ऊपर की ओर देखें तो वायुमंडलीय जो परतें हैं, वायुमंडलीय परतें कौन सी? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, यहाँ पे आयन मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल। यहाँ पे जो परतें हैं उनका स्तंभ नुमा जो भाग होता है, स्तंभ नुमा, यहाँ से हम एक स्तंभ की भांति हम इसको देखते हैं। वापस रिपीट कर रहा हूँ, धरातल है, धरातल के ऊपर, ये धरातल के ऊपर जो वायुमंडल होता है जिसमें हमने परतें पढ़ी है, यानी वायुमंडलीय जो संरचना पढ़ी है, स्ट्रक्चर देखा वायुमंडल का, उसके अंदर हमने क्षोभ मंडल देखा, समताप मंडल देखा है, मध्य मंडल, आयन मंडल और आयतन मंडल, ये सब देखे हैं। तो यहाँ पर मुझे ये बताइए कि यहाँ पर अगर गैस एरोसोल्स के कण हैं तो उनका जो भार होगा वो कहाँ पर पड़ेगा? यानी ऊपर वाली गैस का भार नीचे की जो सतह होती है उस पर पड़ता है, इस सतह पे पड़ता है। ये जो सतह है, इस सतह पे यहाँ पर जो वायुमंडलीय कारक हैं, जो तत्व हैं, उनका भार यहाँ पे पड़ता है। जैसे यहाँ के हैं तो यहाँ का भार यहाँ पर पड़ता है, समझ रहे हो बात? तो उसका वेट, उस वायुमंडल का जो प्रेशर लगता है, यानी ऊपरी जो कण हैं उनका जो दबाव लगता है वो कहाँ लगता है? धरातल पर लगता है। ध्यान देना इस बात को। वायुमंडलीय दाब यानी प्रेशर, प्रेशर लगता कहाँ पर है? इस सतह पे लगता है। यहाँ के जो गैस एरोसोल्स धूल कण हैं, इनका प्रेशर इस प्रति वर्ग इंच सतह में लगता है, इसलिए हम यहाँ पे इसको पढ़ते हैं वायुदाब। क्या होता है? वायुदाब, यानी ऊपर के तत्वों का प्रेशर ही क्या है? दाब है। जहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा वहाँ पे उच्च वायुदाब कह देंगे, हाई प्रेशर कह देंगे, समझ रहे हो बात? और जहाँ पर ये एरोसोल्स, ये अगर विरल अवस्था में हैं, दूर दूर हैं, इनका जो भार है, उनका प्रेशर जो है वो कम होगा, तो उस क्षेत्र में यहाँ पे हम इसको न्यून दाब कह देंगे। क्या कह देंगे? न्यून दाब। समझ रहे हो बात? यहाँ पे 2 शब्द होते हैं, जहाँ पर प्रेशर ज़्यादा लगता है, जहाँ इनके तत्व ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं, वहाँ पर हम इसको उच्च दाब कहते हैं। और जहाँ ये जो तत्व होते हैं, यहाँ प्रेशर इसका कम होता है, वहाँ पर ये तत्व विरल अवस्था में होते हैं, तो हम उसको न्यून दाब कह देते हैं। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। समझ गए बात? यानी हम कहें जहाँ पर टेम्परेचर कम होगा,
मैं एक बार पहले भी आपको बता चुका हूँ, जहाँ तापमान ज़्यादा होता है, जहाँ तापमान ज़्यादा होता है, ज़्यादा वाले स्थान पर यहाँ के जो वायवीय कण हैं वो फैलते हैं और दूर दूर होते हैं, समझ गए बात। और तापमान कम होगा तो ये जो वायवीय कण होंगे वो सिकुड़ेंगे, पास पास हो जाएंगे, समझ रहे हो। तो ज़्यादा अगर पास पास होंगे तो इसका भार बढ़ेगा, तो भार बढ़ेगा तो वायुदाब क्या होगा, बढ़ेगा, और दूर दूर होंगे तो वायुदाब क्या होगा, घटेगा होगा। तो दोनों का विपरीत संबंध है, तापमान ज़्यादा होगा तो वायुदाब क्या होगा, कम होगा। दोनों में कैसा संबंध होगा, विपरीत होगा। तापमान घटेगा तो वायुदाब बढ़ेगा और तापमान ज़्यादा होगा तो वायुदाब कम होगा। आपको जानना ही है, समझ गए। दोनों बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात करते हैं जो वायुमंडल है, जो वायुदाब पृथ्वी सतह है उसके ऊपर सर्वप्रथम जो आंकलन किया, इस सतह पर इस वायु के दाब का जो सर्वप्रथम आंकलन किया, उस विद्वान का नाम है ग्यूरिक। क्या नाम है इसका, ग्यूरिक विद्वान है। इस ग्यूरिक ने सर्वप्रथम आकलन किया वायु दाब का पृथ्वी सतह पर सर्वप्रथम आकलन किया, सर्वप्रथम आकलन, समझ गए बात। यानी सबसे पहले जो बात बताई वायुदाब के बारे में वो विद्वान कौन है, ग्यूरिक महोदय है। यहाँ पे वायुदाब को जो मापने की इकाई है, अपने को पता कैसे चलेगा कि ये वायुदाब इतना है, तो इसको मापने का एक यंत्र होता है जिसको यहाँ पे कहते हैं, इसकी इकाई को कहते हैं मिलीबार और यंत्र को कहते हैं बैरोमीटर। तो इसको मापने की जो इकाई होगी, जैसे हम सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर की बात करते हैं, आप कहते हो यहाँ से उतनी दूर है, तो दूरी को हम किस में मापते हैं, किलोमीटर में मापते हैं। हमारी इकाई क्या होगी, किलोमीटर। मीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, ठीक है। तो वैसे ही इसको मापने की जो इकाई है, दाब को मापने की इकाई, मापने की इकाई क्या है, मिलीबार। मापने की इकाई मिलीबार है। इसको हम एमबी से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एमबी से, मिलीबार। जैसे हम किलोमीटर ऐसे नहीं लिखते, किलोमीटर ऐसे नहीं लिख के हम इसको केएम से प्रदर्शित कर देते हैं, वैसे ही मिलीबार को एमबी से प्रदर्शित कर देते हैं। ध्यान रहे, ये जो मिलीबार है ये इस वायुदाब को ही मापने में काम आता है। ये जो टोरिसेली नामक एक विज्ञानी है, उन्होंने यहाँ पे जो वायुदाब है इसके मापने का जो यंत्र होता है, वायुदाब मापी, विद्वान का नाम टोरिसेली, इन्होंने वायुदाब मापी का आविष्कार किया। वायुदाब मापी, वायुदाब को मापने वाला यंत्र जिसको बैरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको, बैरोमीटर, ठीक है। यहाँ पर टोरिसेली नाम का जो विद्वान है उसने यहाँ पे वायुदाब मापी यंत्र जो है, वायुदाब को मापने वाला यंत्र, उसका आविष्कार किया है। हमने कितनी बातें की, पहली बात, जहाँ पे स्तंभनुमा भार लगे यानी वेट हो, वहाँ पर प्रेशर लगता है जिसको हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रेशर होगा तो उच्च दाब का केंद्र बनेगा, कम प्रेशर होगा तो निम्न वायुदाब का केंद्र बनेगा, ठीक है। दूसरी बात हमने की कि इसको मापने की जो इकाई होती है वो मिलीबार होती है। इसका वायुदाब का सर्वप्रथम आंकलन किसने किया, ग्यूरिक ने किया। यहाँ पे वायुदाब को मापने की जो यंत्र होता है, यानी वायुदाब को मापने वाला, उसको वायुदाब मापी कहते हैं या बैरोमीटर कहते हैं, जिसका आविष्कार किसने किया, टोरिसेली ने किया। इतनी बातें की है, ठीक है। इसके बाद हम कहते हैं जो यहाँ पे वर्तमान में अगर बात करें तो वायुदाब मापने की, जो पहले तो वायुदाब मापने की बैरोमीटर से मापते थे जिसकी इकाई क्या है, यहाँ पे मिलीबार है। लेकिन आज के टाइम में यहाँ पे एक इकाई और हो गई है मापने के लिए, वो इकाई है पास्कल। सबसे बड़ी इकाई है वायुदाब को मापने की, जो ISU इंटरनेशनल स्टैंडर्ड यूनिट, यहाँ पे ISU के द्वारा इस इकाई को माना गया है। सबसे बड़ी इकाई है यहाँ पे पास्कल। कौन सी है, पास्कल। यानी मिलीबार भी है और पास्कल भी है, यानी 1 पास्कल के बराबर अगर देखें, 1 पास्कल की
तो इसके बराबर हम कह सकते हैं 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ठीक है। इसके बराबर है 1 पास्कल की जो इकाई है वो किसके बराबर है, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर है। तो आप कह सकते हो कि जो मिलीबार है उससे भी बड़ी इकाई मानी जाती है, यानी 1 पास्कल के बराबर 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर की इकाई मानी जाती है। अब देखो यहाँ पे जो वायुदाब है इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। हमें वायुदाब को पृथ्वी पर देखना है, हमें पृथ्वी की सतह पे देखना है। ये मानो पृथ्वी है, पृथ्वी का ये कौन सा भाग है, 0 डिग्री वाला। यहाँ से हम चलेंगे 90 डिग्री तक, समझ गए बात। दक्षिण में भी हम चलेंगे 90 डिग्री तक। यहाँ पे अपने को प्रेशर लगता कहाँ है, धरातलीय सतह पर लगता है, पृथ्वी की सतह पर लगता है। तो सतह हम पूरी पृथ्वी की देखेंगे कि पृथ्वी की कौन सी सतह पे वायुदाब ज़्यादा है या कम है, समझ गए बात। अब देखो हमें तापमान के अकॉर्डिंग देखना है, तापमान बढ़ेगा वायुदाब घटेगा, और वायुदाब घटेगा और तापमान बढ़ेगा। दोनों में कैसा संबंध है, विलोमानुपाती संबंध है। तो जैसे जैसे हम देखते हैं सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती है यहाँ पर और तिरछी पड़ती है इस ध्रुवीय भागों में, यह तो आपको सबको पता ही होगा। यहाँ पर इस क्षेत्र में तापमान ज़्यादा है, ज़्यादा तापमान है, तो वायुदाब कैसा होगा, निम्न वायुदाब होगा, निम्न वायुदाब। और उच्च अक्षांश में तापमान क्या है, तापमान क्या है, तो क्या कहेंगे हम, यहाँ पे तापमान का मतलब वायुदाब क्या होगा, वायुदाब ज़्यादा होगा, ठीक है। तो जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेंगे वो तो यहाँ पे वायुदाब क्या होगा, यहाँ पे प्रेशर क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो दोनों में कैसा संबंध होगा, समानुपाती संबंध होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अक्षांश व वायुदाब में समानुपाती संबंध होता है, समानुपाती संबंध होता है, संबंध होता है। याद रहे हम यहाँ पर जो यहाँ की जो पेटियाँ हैं उनकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सामान्य बात कर रहे हैं एक बार, ठीक है। ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेंगे वायुदाब वहाँ पर बढ़ेगा, यानी टेम्परेचर ज़्यादा कहाँ होता है, विषुवत रेखीय क्षेत्रों में होता है। तापमान, सूर्य की किरणें साल भर सीधी पड़ती है जिसके कारण यहाँ पे तापमान ज़्यादा, और तापमान ज़्यादा वहाँ वायुदाब कम, ठीक है। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेंगे सूर्य की किरणें तिरछापन लेगी जिसके कारण यहाँ सूर्य की किरणों के कारण तापमान क्या होता है, कम होता है, और तापमान कम का मतलब वायुदाब ज़्यादा। तो जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेंगे वायुदाब भी बढ़ेगा, समझ रहे हो बात। यानी दोनों में किस प्रकार का संबंध होगा, समानुपाती संबंध होता है, किसमें, अक्षांश में और वायुदाब के अंदर, यानी लेटीट्यूड और प्रेशर दोनों में, लेटीट्यूड और प्रेशर में किसका संबंध होता है, यानी अक्षांश और वायुदाब दोनों में समानुपाती संबंध होता है। आपने पढ़ा होगा कि यहाँ तो निम्न वायुदाब का केंद्र है, वो बात गतिजन्य है, ये केवल ताप के आधार पर है, यानी तापमान पर आधारित बातें कर रहे हैं अभी हम। उसके बाद में जैसे जैसे हम स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो वो सारी बातें आपके सामने खुल जाएगी, समझ गए बात। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि अक्षांश और वायुदाब के मध्य समानुपाती संबंध होता है, ये बात आपको भी ध्यान में होनी चाहिए, समझ गए। जैसे जैसे अक्षांश बढ़ेंगे वैसे वैसे वायुदाब इस पृथ्वी की सतह पर बढ़ेगा। जैसे ही अक्षांशों को हम घटाएंगे तो वायुदाब की मात्रा भी घटेगी। तो हम इन दोनों में कैसा संबंध, समानुपाती संबंध होता है, समझ गए बात। ये बात आपको समझनी है। फिर हम बात करते हैं तापमान व वायुदाब की, विलोमानुपाती संबंध होता है। कैसा संबंध होता है, तापमान और वायुदाब में विलोमानुपाती। ये तो अक्षांश और वायुदाब का है। यहाँ पे बात करते हैं तापमान और वायुदाब, वायुदाब का विलोमानुपाती संबंध होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा, याद रखना इसको। तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब घटेगा, अगर इस तापमान को घटाओगे तो वायुदाब बढ़ेगा,
यहाँ पर दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन सामान्य परिस्थितियों में यदि विशेष दशा आपके सामने आ गई, जैसे पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बात आ गई, तो ताप और दाब में समानुपाती संबंध होता है। इस बात को भी आप जान लो। यहाँ पे बात करें, यहाँ तो आपने कह दिया कि तापमान और वायुदाब में विलोमानुपाती संबंध होता है, यह तो बात आपने कह दी, लेकिन ये तो सामान्य परिस्थिति है, ये तो सामान्य परिस्थिति है जो धरातल के ऊपर की परिस्थिति है। अगर विशेष दशा में अगर हम देखें तो दोनों में समानुपाती संबंध होता है। तापमान और वायुदाब के अंदर, वायुदाब में समानुपाती संबंध, समानुपाती संबंध ये विशेष परिस्थिति में होता है ऐसा। जैसे हम बात करें पृथ्वी की आंतरिक भाग की, तो हम जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना को पढ़ते हैं तो उस समय हम धरातल के अंदर जाते हैं, तो पृथ्वी की धरातल से अंदर जाएंगे तो 32 मीटर दूरी पर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। आपने पढ़ा होगा पृथ्वी के आंतरिक भाग में 32 मीटर की गहराई पर प्रति के रूप में प्रति 32 मीटर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तापमान बढ़ जाता है, ये बात आपने पढ़ी है, समझ गए। धरातल के ऊपर चलते हैं तो तापमान घटता है, ये ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे कहते हैं कि प्रति 32 मीटर की गहराई, पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात करें हम, सियाल, सीमा, निफे आपने पढ़ा है, पृथ्वी की जो आंतरिक जो स्ट्रक्चर पढ़ा आपने, उसके अंदर 32 मीटर की गहराई पे जाने पे 1 डिग्री टेम्परेचर तापमान बढ़ता है। तो आप गहराई की तरफ जाओगे तो यहाँ पे तापमान बढ़ेगा, यहाँ पे गहराई में जाओगे यानी पृथ्वी के केंद्र तक जाओगे तो यहाँ पे तापमान क्या होगा, तापमान बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम यह कहें कि तापमान अगर बढ़ेगा तो हम पृथ्वी के आंतरिक भाग में जाते हैं तो दाब भी बढ़ता है, कारण कि इन परतों का सियाल, सीमा, निफे हैं तो इनका भार इन परतों पे आता है नहीं आता, प्रेशर लगता है यहाँ पे तो दाब भी बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ता है, दाब भी बढ़ेगा। तो दोनों में किस प्रकार का संबंध हो गया, ताप बढ़ेगा तो दाब भी बढ़ेगा, दोनों में समानुपाती संबंध हो गया। ये विशेष परिस्थिति में होता है, ठीक है, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में होता है। अगर हम पृथ्वी के बाहरी भाग में देखें या वायुमंडलीय क्षेत्रों में देखें तो तापमान और वायुदाब में विपरीत संबंध होता है, विलोमानुपाती संबंध होता है। समझ गए बात कैसे होता है। यहाँ पे हम देखें तो इस धरातल पर जहाँ पर तापमान बढ़ेगा वहाँ पर जो वायवीय कण होंगे वो विरल अवस्था में होंगे और उसका जो भार होगा स्तंभनुमा वो कम होगा। तो तापमान बढ़ेगा तो वायुदाब क्या होगा, घटेगा। तो दोनों में विलोमानुपाती संबंध होता है। दोनों बातों को याद रखना, आपको ये बात भी याद रखनी है। 3 बातें हो गई यहाँ पे। एक तो हो गया अक्षांश और वायुदाब है, दोनों में समानुपाती संबंध होता है, ठीक है। और यहाँ पे तापमान और वायुदाब की बात करें तो सामान्य स्थिति में तो तापमान और वायुदाब में विलोमानुपाती संबंध होता है, जबकि एक विशेष परिस्थिति में देखें यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग में देखें तो वहाँ पर तापमान और वायुदाब के अंदर समानुपाती संबंध होता है। तो इनकी बातें आप ध्यान में रखना, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे पृथ्वी की जो सतह है उसके जो वायुदाब है जिसको हम मिलीबार में मापते हैं वो देखते हैं औसत रूप में कितना है। पृथ्वी का जो औसत वायुदाब होता है वो होता है 1013। औसत वायुदाब किसका, पृथ्वी का। औसत वायुदाब 1013.25 MB जिसको मिलीबार बोलते हैं। औसत वायुदाब कितना है, 1013.25 MB। ये मिलीबार जो होगा जो मध्य अक्षांशों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मध्य अक्षांशों में। कारण यहाँ पर ये 0 डिग्री वाला है, ये 90 डिग्री, इन बीच वाले अक्षांश है वहाँ पर औसत वायुदाब पाया जाता है पृथ्वी का। कारण क्या है कि यहाँ तो वायुदाब ज़्यादा होगा,
यहाँ तो टेम्परेचर कम की वजह से वायुदाब ज़्यादा होगा और यहाँ पे तापमान ज़्यादा होने की वजह से वायुदाब कम होगा। तो आपको औसत काटना है, तो औसत कहाँ मिलेगा? मध्य अक्षांशों में मिलेगा। ठीक है। अगर हम ऊंचाई की ओर जाते हैं तो वायुदाब हमेशा घटेगा, वायुदाब हमेशा घटेगा। कैसे घटेगा? यहाँ पे हम पृथ्वी पे अगर हम स्तंभनुमा वायुदाब का प्रेशर देख रहे हैं तो सबसे ज़्यादा प्रेशर लगना है तो वो इस धरातल पे लगेगा। जैसे यहाँ पे 5 MB का लगा। ठीक है। अब देखो इस जगह का अगर अपने को दाब चाहिए, ऊंचाई का दाब चाहिए, तो यहाँ पर इस भाग का दाब तो लगा ही नहीं, ये तो फ्री हो गया। अब तो इतने भाग का ही दाब लगेगा। तो यहाँ पे जैसे 4 MB का है, ठीक है, और ऊपर का दाब लेना आपको, तो यहाँ पर ये भी छूट गया। यहाँ पे जो प्रेशर लगेगा वो केवल इतनी परत का लगेगा, तो यहाँ पे जैसे 3 MB हो गया। समझ गए? तो अब अगर आपको और ऊपर लेना है तो अब केवल इतने भाग का ही दाब वेट आएगा। तो यहाँ पे 2 MB बचा है। समझ रहे हो बात? तो ऊंचाई की ओर जाने पर, ऊंचाई की ओर जाने पर वायुदाब में कमी आती है। क्या आती है? कमी आती है। तो हम धरातल पर देखते हैं, तो धरातल का जो 1 मीटर की ऊंचाई है वायुदाब के रूप में देखें तो यहाँ पर 898.78 या 76 1 किलोमीटर ऊंचाई पर अगर वायुदाब देखें पृथ्वी का, तो यहाँ पे 898.76 MB वायुदाब होगा। औसत तो कितना है पृथ्वी का वायुदाब? 1013.25 MB। ठीक है। और 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर कितना वायुदाब होगा? 898.76 MB होगा। अगर 5 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखें, 5 किलोमीटर ऊंचाई का अगर वायुदाब देखें तो यहाँ पे जो होगा वो 540.48 MB होगा। कितना होगा? 5 किलोमीटर ऊंचाई पर 540.48 MB वायुदाब होगा। इसके बाद अगर हम 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर देखें तो 10 किलोमीटर ऊंचाई पर वायुदाब जो होगा वो यहाँ 265 MB होगा। कितना होगा? 265 MB ही होगा। और हम 0 मीटर औसत ऊंचाई देखें या समुद्र की तल की देखें, ये तो 1 किलोमीटर की है, तो 0 अगर मीटर की देखें तो यहाँ आपको 1013.25 MB यहाँ का औसत रूप में जो वायुदाब है वो मिलेगा। तो हम कह सकते हैं ऊंचाई और वायुदाब में विलोमानुपाती संबंध है। कैसा संबंध है? कहाँ पर? ऊंचाई में, ऊंचाई और वायुदाब में कैसा संबंध होगा? विलोमानुपाती संबंध होगा। ऊंचाई बढ़ेगी तो वायुदाब घटेगा और ऊंचाई घटेगी तो वायुदाब बढ़ेगा। समझ रहे हो बात? दोनों में किस प्रकार का संबंध है? विलोमानुपाती संबंध है। ऊंचाई बढ़ेगी, वायुदाब घटेगा। ठीक है। और वायुदाब बढ़ेगा तो ऊंचाई घटेगी। ठीक। इसके बाद में हम बात करते हैं आगे। यहाँ पे बात करें पृथ्वी का अभी तक जो सर्वाधिक वायुदाब प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ 31 दिसंबर 1968 को। कब हुआ? 31 दिसंबर 1968 को प्राप्त हुआ था। सबसे ज़्यादा वायुदाब जो कहाँ पर है? रूस के अगाथा नामक स्थान पर, अगाथा नामक स्थान पर प्राप्त हुआ था। और ये वायुदाब प्राप्त हुआ कितना? 1083.98 MB। यानी अब तक का सबसे ज़्यादा पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा जो वायुदाब प्राप्त हुआ है वो प्राप्त हुआ है 1083.98 MB दर्ज किया गया है। जबकि न्यूनतम जो वायुदाब है, आज तक का जो न्यूनतम वायुदाब, ये तो सर्वाधिक हो गया। ठीक है। आज तक का न्यूनतम वायुदाब अगर देखें तो न्यूनतम में हम कह सकते हैं जो प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर का मरीना द्वीप, प्रशांत महासागर का
सागर का मरीना द्वीप, मरीना द्वीप, ये जो द्वीप है ये मुख्य रूप से या फिलीपींस जो द्वीप समूह है उसमें पाया जाता है, जहाँ पर 12 अक्टूबर 1979 को कब प्राप्त हुआ, 12 अक्टूबर 1979 को ये प्राप्त हुआ। और हुआ कितना है यहाँ पर 870.2 MB पृथ्वी का आज तक का न्यूनतम वायुदाब प्राप्त हुआ है। कितना, वापस रिपीट कर रहा हूँ, पृथ्वी का सर्वाधिक अब तक का सर्वाधिक वायुदाब 31 दिसंबर 1968 को रूस के अगाथा नामक स्थान पर कितना प्राप्त हुआ है, 1083.98 MB प्राप्त हुआ है। जबकि आज तक का न्यूनतम वायुदाब जो प्राप्त हुआ वो प्रशांत महासागर का मरीना द्वीप है, और इस मरीना द्वीप पर 12 अक्टूबर 1979 को 870.2 MB यहाँ पे प्राप्त हुआ है। ठीक है, यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ धरातल पर 60 किलोमीटर की अगर दूरी तय करते हैं, वहाँ पे 10 मिलीबार का वायुदाब का अंतर देखने को मिलता है, जिसको हम पर्वतीय बैरोमेट्रिक जो ढाल है वो कहते हैं। क्या कहते हैं जिसको, पर्वतीय बैरोमेट्रिक ढाल, यानी ढाल इसको मापते किस में है, बैरोमीटर में। और पर्वतीय रूप में, जैसे यहाँ पे हम ग्राफ के रूप में माने इसको, तो जैसे हम यहाँ से दूरी के रूप में ले, यहाँ पे 60 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है, यहाँ पे वायुदाब यहाँ पे जैसे 60 MB है, 60 मिलीबार है, फिर हम 120 दूरी पर गए तो यहाँ पे आपको 50 MB मिलेगा, तो आपको घटकर कितना हो जाएगा, 50 MB हो जाएगा। तो ये पर्वतीय रूप हो जाएगा इसका, ऐसे पर्वतीय रूप हो जाएगा। तो ये ढाल के रूप में भी है, ये कैसा है, ढाल है, और ये पर्वतीय रूप में होगा तो किससे मापते हैं, बैरोमेट्रिक, जिसको हम क्या बोलते हैं, पर्वतीय बैरोमेट्रिक ढाल बोलते हैं। यानी 60 किलोमीटर की दूरी में 10 MB का अंतर होता है, कहीं पर भी पृथ्वी की सतह की बात करते हैं। समझ गए बात, ये हो गया वायुमंडलीय दाब। अब इसके अंदर हम वायुदाब की जो पेटियां हैं, इस जो पृथ्वी के वायुमंडल में जो पेटियां हैं उनकी चर्चा करेंगे, वो करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।